वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन का बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन है भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं। अर्थात भारत पर जो बैक्टीरियन के शासकों ने आक्रमण किया इसके बारे में आप क्या जानते हैं। भारतीय सभ्यता पर उसके प्रभावों की विवेचना करें। जब बैक्टीरियन भारत पर आक्रमण करता है तो इससे भारत के सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी विवेचना करना है। अर्थात इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, बैक्टीरियन आक्रमण और दूसरा उससे भारत के सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव। शुरू से समझना है, बेहतर तरीके से समझना है ताकि आसानी से याद हो जाए। तो शुरू से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियन ग्रीक पूछा जाए या हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक, ये तीनों का मतलब सेम अर्थ है, तीनों का तीनों यूनान से ही संबंधित है। तो ग्रीक यूनान के बारे में समझते हैं या बैक्टीरियन ग्रीक के बारे में। तो ग्रीक यूनान के बारे में क्या जानते हैं, तो यूनान का एक विश्व विजेता और एक महान शासक था जिसका नाम था सिकंदर। अर्थात सिकंदर यूनान का सबसे महान शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था जो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत को नहीं जीत पाया था, ये भारत से लौट गया था, लेकिन ये बहुत सारे देशों को हरा चुका है अपने युद्ध कौशल से। तो यहाँ पे सबसे जो मेन फोकस करना है वो बैक्टीरियन ग्रीक के बारे में करना है, जो यूनान का एक राज्य था बैक्टीरियन। आगे समझते हैं। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। सिकंदर ने यूनान में एक विशाल साम्राज्य कायम किया। इतना शक्तिशाली शासक था, विश्व विजेता बनना चाहता था, तो जाहिर सी बात है कि यूनान में इसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा होगा। हर देश से ये सोना चांदी लूटकर अपने देश यूनान ले गया था। इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। कहाँ पे, यूनान में। अब सिकंदर के जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। जो सिकंदर के कुछ जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बीच बंटवारा हो जाता है, जिसमें सेल्यूकस को बैक्टीरिया और पार्थिया मिलता है। दो क्षेत्र मिलता है, बैक्टीरिया और पार्थिया। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को दो क्षेत्र मिलता है, एक बैक्टीरिया और एक पार्थिया। और सेल्यूकस जो था वह सीरिया पर शासन कर रहा होता है। तो इस तरह से सेल्यूकस के अंतर्गत 3 शासन क्षेत्र मिलता है। पहला सीरिया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा पार्थिया। ये तीनों क्षेत्रों में कौन शासन करना शुरू करता है, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। अब आगे समझते हैं। ग्रीक यूनान में सेल्यूकस का साम्राज्य 3 क्षेत्रों पर होता है। पहला सीरिया, बैक्टीरिया और पार्थिया। हम जानते हैं कि सीरिया पर वे स्वयं शासक कर रहे होते हैं सेल्यूकस। बैक्टीरिया और पार्थिया पर दूसरे शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है, लेकिन नियंत्रण सेल्यूकस अर्थात सीरिया का होता है। जब सीरिया का शासक सेल्यूकस रहता है तब तक शासक ठीक से शासन चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीरिया का शासक सेल्यूकस का पुत्र एंटियोकस प्रथम बनता है। कौन, एंटियोकस प्रथम बनता है, जो एक कमज़ोर शासक होता है। जब ये पता चलता है डायोडोटस प्रथम को कि बैक्टीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम एक कमज़ोर शासक है, तो ये स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। एंटियोकस प्रथम बैक्टीरिया का गवर्नर होता है। ये भी जानना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बैक्टीरिया पर का गवर्नर कौन होता है, एंटियोकस प्रथम। उसी समय जिस समय डायोडोटस प्रथम
बैक्टीरिया में एक स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, उसी समय पार्थिया में अर्सेकस के द्वारा एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। पार्थिया में अर्सेकस और बैक्टीरिया में डायोडोटस प्रथम। यहाँ के बाद पार्थिया की कहानी स्टोरी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अब स्टोरी जो आगे बढ़ेगी वो सीरिया और बैक्टीरिया के बीच। अभी तक हमने देखा बैक्टीरिया पर शासक डायोडोटस प्रथम है, जबकि सीरिया पर एंटियोकस प्रथम शासक कर रहा होता है। अब आगे समझते हैं क्या होता है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया में डायोडोटस की जब मृत्यु हो जाती है तो बैक्टीरिया का शासक उसका पुत्र डायोडोटस द्वितीय शासन करने लगता है जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक शक्तिशाली शासक होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है यूथिडेमस। डायोडोटस द्वितीय का सेनापति होता है यूथिडेमस। ये क्या करता है, डायोडोटस द्वितीय पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेता है और बैक्टीरिया का शासक बन जाता है। जिस समय यूथिडेमस डायोडोटस द्वितीय पर आक्रमण करता है उस समय सीरिया का शासक एंटियोकस तृतीय होता है। तो एंटियोकस को जब पता चलता है कि यूथिडेमस ने डायोडोटस द्वितीय पर आक्रमण करके बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया है, तो यूथिडेमस की इसकी सूचना मिलती है। तो एंटियोकस तृतीय और यूथिडेमस के बीच 2 वर्षों तक युद्ध होता है। 2 वर्षों के युद्ध के बाद परिणाम ये निकलता है कि एंटियोकस जो तृतीय होता है वो यूथिडेमस को एक स्वतंत्र शासक मान लेता है। कहता है ठीक है, तुम बैक्टीरिया का एक स्वतंत्र शासक हो। इतना ही नहीं करता, वो क्या करता है, तो एंटियोकस तृतीय अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र से कर देता है। यूथिडेमस भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक होता है जो भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन प्रमाण नहीं मिलता कि यूथिडेमस ने भारत पर आक्रमण किया है। कुछ ना के बराबर इसकी मुद्राएं भारत में मिलती है, लेकिन इसको इतिहासकार नहीं मानते हैं। तो ये प्रथम शासक नहीं कहलाता है भारत पर आक्रमण करने वाला। आगे देखेंगे भारत पर आक्रमण कौन करता है। अभी तक हमने जहाँ तक देखा बैक्टीरिया पर यूथिडेमस शासन कर रहा है जो डायोडोटस द्वितीय का सेनापति था, और सीरिया में क्या देखते हैं, एंटियोकस तृतीय शासन कर रहा है जो अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र से कर देता है। अब आगे हिस्ट्री जानते हैं क्या है। इसके बाद बैक्टीरिया पर यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना है। तो यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बनता है, और ये डेमेट्रियस एक शक्तिशाली शासक होता है। और ये 2006 ईस्वी ईसा पूर्व में अपने 2 सेनापतियों के साथ, पहला सेनापति का नाम अपोलोडोटस और दूसरा का नाम मिनांडर होता है, ये दोनों के साथ भारत पर आक्रमण कर देते हैं। चूँकि डेमेट्रियस के द्वारा भारत पर आक्रमण का बहुत सारा प्रमाण मिलता है, इसीलिए डेमेट्रियस को भारत पर आक्रमण का एक प्रथम शासक माना जाता है। डेमेट्रियस यूथिडेमस का पुत्र होता है। तो ये अपने 2 सेनापति अपोलोडोटस और मिनांडर के साथ भारत पर आक्रमण करता है। ये भारत आने पर ये 2 भाग में बंट जाते हैं, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। उत्तर भाग में कोई भी शासक यूनान का नहीं जाता है, तो ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, भारत के पूर्वी भाग और भारत के पश्चिमी भाग में बंटते हैं। पश्चिमी भाग में डेमेट्रियस और अपोलोडोटस आक्रमण करते हैं, जबकि पूर्वी भाग में
मिनांडर आक्रमण करता है। तो पूर्वी भाग को मिनांडर आक्रमण करके जीत लेता है और पश्चिमी भाग को डेमेट्रियस स्वयं और उसका सेनापति अपोलोडोटस युद्ध करते हैं और जीतते हैं। जब इस बात की सूचना मिलता है किसको, एंटियोकस चतुर्थ को, जो सीरिया का शासक था। एंटियोकस चतुर्थ एंटियोकस तृतीय का पुत्र था। इसको पता चलता है कि डेमेट्रियस अपने सेनापतियों के साथ भारत पर आक्रमण करने गया है। इसका लाभ उठाकर एंटियोकस चतुर्थ अपने इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है यूक्रेटाइडिस। तो यूक्रेटाइडिस को कहता है कि बैक्टीरिया अब हमको वापस चाहिए। डेमेट्रियस बैक्टीरिया में है नहीं, वो तो भारत में शासन करने में आक्रमण करने में फंसा हुआ है। तो यूक्रेटाइडिस क्या करता है, ये बैक्टीरिया पर आक्रमण कर देता है, भारत पर नहीं बैक्टीरिया पर आक्रमण कर देता है। और जब इसकी सूचना डेमेट्रियस को मिलता है, डेमेट्रियस को, कि बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस ने आक्रमण कर दिया है, तो डेमेट्रियस वापस आता है यूक्रेटाइडिस के बैक्टीरिया में और यूक्रेटाइडिस से युद्ध करता है। लेकिन यहाँ पे यूक्रेटाइडिस विजय हो जाता है और डेमेट्रियस हार जाता है। तो फिर डेमेट्रियस क्या करता है, फिर वापस चला जाता है भारत। लेकिन तब तक भारत के जीते हुए बहुत सारा राज्य फिर से ये खो चुका होता है। अब बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस का शासन शुरू हो जाता है, यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना हो जाता है। अब इसका पुत्र जो होता है वो होता है हीलियोक्लीज। अब हीलियोक्लीज क्या होता है, तो बैक्टीरिया का अंतिम यूनान शासक होता है, अंतिम यूनान शासक होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया पर शको द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जब हेलियोक्लीज पर शको द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है तो हेलियोक्लीज भारत आ जाता है और ये पश्चिमी भाग में बस जाता है जिसकी राजधानी होती है तक्षशिला। और डेमेट्रियस जो यूक्रेटाइडिस से हार कर भाग गया था, तो ये पूर्वी भाग में जाके बसता है जिसकी राजधानी होती है साकल। अब भारत में क्या देखते हैं, ये दो शासन क्षेत्र में बट जाता है, दो यूनानी शासन क्षेत्र में बटता है, यूक्रेटाइडिस वंश और दूसरा डेमेट्रियस वंश। डेमेट्रियस वंश कब आता है, तो जब यूक्रेटाइडिस से आक्रमण करता है, जब इसको पता चलता है कि बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया है तो यह आक्रमण करने जाता है लेकिन जीत नहीं पाता, तो ये डेमेट्रियस वंश आ जाता है भारत। और जब शको द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है बैक्टीरिया पर, तो ये अंतिम शासक होता है यूनान का, वो आ जाता है पश्चिमी भारत। तो यूक्रेटाइडिस वंश पश्चिमी भारत में और डेमेट्रियस वंश पूर्वी भारत में। उसके बाद क्या होता है कि यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक जो होता है वो होता है हर्मियस। कौन होता है, हर्मियस। फिर हर्मियस पर कुषाण वंश आक्रमण कर देता है और कुषाण वंश की स्थापना हो जाता है। तो पश्चिमी भाग में किसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, कुषाण वंश के द्वारा। जब कुषाण वंश के आप बारे में पढ़िएगा तो हर्मियस का नाम जरूर आएगा, क्योंकि हर्मियस की हत्या करके ही कुषाण वंश पश्चिमी भारत पर अधिकार करता है। अभी तक पूर्वी भारत पर किसका शासक चल रहा है, डेमेट्रियस वंश का। डेमेट्रियस नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन डेमेट्रियस वंश का शासन चल रहा है। अब देखते हैं उसका शासन कहाँ तक जाता है। डेमेट्रियस या यूथिडेमस जो पूर्वी भारत में शासन कर रहे होते हैं, उनके अंतिम शक्तिशाली शासक होता है मिनांडर। मिनांडर पूर्वी भारत का एक अंतिम शासक होता है, शक्तिशाली होता है, और ये पश्चिमी भारत तक भी शासन करता है अधिकार करके।
तो ये क्या करता है कि ये नागसेन के द्वारा मीनांडर ने क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। नागसेन ने मीनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे ये मीनांडर जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी बन गया, बौद्ध धर्म को मान लिया। और ये सब पता किससे चलता है, तो मिलिंद पन्हों से पता चलता है। तो ये अन्य एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीनांडर को किसने शिक्षा दी बौद्ध धर्म को, तो नागसेन ने। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो मिलिंद पन्हों से मिलता है। और मीनांडर किस वंश का था, तो डेमेट्रियस का सेनापति था। और मीनांडर डेमेट्रियस वंश का ही था, या फिर यूथिडेमस वंश का। यूथिडेमस जो होता है वो डेमेट्रियस का पिता होता है, अर्थात डेमेट्रियस यूथिडेमस का पुत्र होता है। और मीनांडर डेमेट्रियस वंश का ही होता है, लेकिन मीनांडर जो है वो डेमेट्रियस का सेनापति होता है, जो भारत में आक्रमण करने आता है। और ये पूर्वी भारत की ओर आक्रमण करता है, ऊपर देख चुके हैं, और ये उधर शासन करने लगता है। तो यहाँ तक पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में बैक्टीरियन का शासन रहा, बैक्टीरिया के शासकों ने शासन किया। और अब देखते हैं इनके शासन करने से भारतीय सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय सभ्यता पर यूनानियों का प्रभाव। पहला प्रभाव देखते हैं राजनीतिक प्रभाव, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में यूनानियों के शासन प्रणाली एवं उपाधियों पदवियों को अपनाया गया। भारत में यूनानियों के शासन प्रणाली, उपाधियों पदवियों को अपनाया गया, जिससे भारत के शासन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। भारत का जो शासन प्रणाली, जो पद थे, उपाधि थे, शासन करने का तरीका था, वो भारतीयों ने किससे अपनाया, यूनानियों के द्वारा, जिससे भारत में के शासन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, अनेक यूनानियों ने भारतीय धर्मों को अपनाया, जैसे मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे अगर धार्मिक प्रभाव की बात किया जाए तो भारत से यूनान पर पड़ा है, ना कि यूनान से भारत पर पड़ा है। आगे प्रभाव देखते हैं। अगला प्रभाव है ज्योतिष प्रभाव। इसमें क्या पड़ा है, भारतीयों ने यूनानियों से मेष वृषभ जैसे राशियों को अपनाया। ज्योतिष के क्षेत्र में पोलिस और रोमन सिद्धांत जो भारत में प्रयोग किया जाता है वो यूनानियों की देन है। भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीयों ने यूनानियों से कलम, पुस्तक, सुरंग, मिठाई, केंद्र, कोण आदि शब्दों को ग्रहण किया, जिससे भारतीय भाषा पर इसका प्रभाव पड़ा। ये सारे शब्द यूनानी शब्द हैं, अर्थात यूनानियों से लिया गया शब्द है। अगला प्रभाव है नाटक क्षेत्र में। तो नाटकों में पर्दा करना, नाटकों में जो पर्दा किया जाता है वो भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है, इसलिए इसे यवनिका कहा जाता है। भारतीयों में जो पर्दा किया जाता है नाटक में उसे क्या कहा जाता है, यवनिका। जो ये सीख कहाँ से भारतीयों ने पाया है, तो यूनानियों से। अगला प्रभाव है मुद्रा निर्माण पर। पहले भारतीय मुद्रा जो होता था वह अनिश्चित होता था, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता था एवं बदसूरत दिखती थी ये। लेकिन यूरोपीय प्रभाव के बाद मुद्राएं सुडौल अर्थात सुंदर गोल आकार के तथा ये सुंदर होने लगी। अगला प्रभाव देखते हैं और अंतिम प्रभाव है कला पर प्रभाव। तक्षशिला में बनी यूनानी स्तंभों, मंदिरों, भवनों में यूनानी वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। और क्या हुआ है कि भारतीय मूर्तिकला और यूनानी मूर्तिकला के संपर्क में आने से एक नवीन कला का विकास हुआ, जो है गंधार शैली का विकास हुआ था, जब भारतीय मूर्तिकला और यूनानी मूर्तिकला आपस में संपर्क में आए थे। तो इस तरह से भारतीय सभ्यता पर यूनानियों के द्वारा जो प्रभाव पड़ा
वो यहाँ पे बता दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ प्रभाव पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी, यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी और बेहतर लगा होगा। जितना आपको समझ में आता है, जितना कहानी याद होता है, और उतना एग्ज़ाम में लिखिए। हर एक लाइन, हर एक हेडलाइन, सब हेडलाइन बना बना के, तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि अगला वीडियो जल्द आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।